Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to the virtual classroom of computer science. This is our fourth lecture और इस लेक्चर में जो है हम क्या डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन सी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से किया जाता है। आपने इससे पहले वाले लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ सी देखा कि सी के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या स्ट्रक्चर है उसके प्रोग्राम का। अब हम देखेंगे वो जो प्रोग्राम हम देते हैं अपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, अपने प्रोसेसर को, तो वो किस तरह से उसको प्रोसेस करता है। यहाँ देखिए एक डायग्राम है जिसमें ये प्रोसेसर है, ये रैम है और ये हार्ड डिस्क है। सही है। मैंने एक प्रोग्राम अपनी हार्ड डिस्क में सेव किया। सही है। ये मेरा प्रोग्राम है जो मैंने अपनी हार्ड डिस्क में सेव कर दिया। सही है। होगा क्या, जब मैं इस प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से क्या करूँगी, लोड करवाऊँगी। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ये फाइल ओपन हुई और कहाँ लोड हो गई, जाके रैम में। ये याद रखिएगा, ये जो प्रोग्राम है इसकी हमेशा कॉपी जाके रैम में लोड होगी। कॉपी क्यों लोड होती है? क्योंकि यू नो वेरी वेल कि रैम जो है आपके पास वॉलेटाइल मेमोरी है, वो जो है डाटा को वैनिश ना कर दे। और अगर इसने डाटा को वैनिश कर भी दिया तो आपके पास हार्ड डिस्क के अंदर आपका प्रोग्राम प्रिजर्व होना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि आपने हार्ड डिस्क में एक प्रोग्राम सेव किया, आपने उस पर डबल क्लिक किया तो वो उसकी कॉपी जो है वो रैम में चली गई। रैम में जाने के बाद उसे दिया गया प्रोसेसर को, प्रोसेसर के मेमोरी यूनिट को। अब मेमोरी यूनिट में छोटी छोटी सी मेमोरीज होती हैं जिनको आप रजिस्टर्स कहते हैं। वो आपका प्रोग्राम जाके कहाँ लोड हो गया, मेमोरी यूनिट के अंदर। मेमोरी यूनिट के अंदर छोटी छोटी सी मेमोरीज लगी हुई होती हैं जिनको आप रजिस्टर्स कहते हैं। रजिस्टर में एक रजिस्टर का नाम है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। मेमोरी यूनिट में जाके वो वाली एक इंस्ट्रक्शन जो है वो चली जाएगी किसके पास, मेमोरी यूनिट के पास। और किस तरह से उसे पता चलेगा कि भाई कौन सी इंस्ट्रक्शन इसको लेनी है, कहाँ से कहाँ तक की इंस्ट्रक्शन इसको रीड करनी है। तो याद रखिएगा कि अगर ये फर्ज कर लें ये 16 बिट का आर्किटेक्चर है तो यहाँ से 16 बिट्स जो है काउंट कर लीजिए, 16 बिट्स काउंट कर लें। यहाँ से जो 16 बिट होंगे वो एक इंस्ट्रक्शन होगी। जो रैम उठाएगा उस 16 बिट की इंस्ट्रक्शन रैम तो पूरा प्रोग्राम कॉपी करेगा अपने पास, और वहाँ से एक जो इंस्ट्रक्शन है 16 बिट की वो जाके लोड हो जाएगी मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट किसको दे देगा, मेमोरी यूनिट में मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर लगा हुआ होता है जिसके अंदर वो 16 बिट की इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टोर हो जाएगी। वहाँ से वो जाएगा सीयू के पास, सीयू इसको डिकोड करेगा। डिकोड मतलब उसको ट्रांसलेट करेगा। उस इंस्ट्रक्शन को सीयू डिकोड करने के बाद किसको दे देगा, एएलयू को। आपको पता है जो सीयू यानी जो आपका कंट्रोल यूनिट है वो एज अ ट्रैफिक कॉप कर रहा होता है, उसी के पास सारा ट्रैफिक आ रहा होता है। कहाँ से डाटा आएगा, कहाँ पे डाटा जा रहा है, ये सारी चीज़ें सीयू के कंट्रोल में होती हैं। तो सीयू आपकी इंस्ट्रक्शन लेगा, उसको डीकोड करेगा, उसको डीकोड करने के बाद एएलयू को देगा ताकि एएलयू समझ सके कि इसके साथ क्या करना है। उसने डिकोड करके एएलयू को दिया, एएलयू ने उस डाटा को प्रोसेस किया, दोबारा से इसको रिटर्न किया सीयू के पास। इस तरह से जो है आपकी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई। एक दफ़ा फिर मैं इसको रिपीट कर दूं कि जो आपका प्रोग्राम हार्ड डिस्क में रखा हुआ होता है उसको डबल क्लिक जब आप करते हैं वो हार्ड डिस्क से उसकी सिर्फ कॉपी रैम के अंदर जो है वो चली जाती है। कॉपी क्यों जाती है, ओरिजिनल प्रोग्राम क्यों नहीं जाता? इसलिए नहीं जाता क्योंकि आपको पता है कि रैम जो है एक वॉलेटाइल मेमोरी है, वो आपका डाटा वैनिश ना कर दे, इस वजह से इसको हार्ड डिस्क के अंदर प्रिजर्व किया जाता है। सही। आपने हार्ड डिस्क में प्रिजर्व कर लिया, इसकी कॉपी रैम में रख दी, रैम ने इसको उठा के किसको दे दिया, इसको उठा लिया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मेमोरी यूनिट ने इसको उठाया जहाँ पे छोटी छोटी सी मेमोरीज यानी रजिस्टर्स लगे हुए हैं। एक रजिस्टर ने एक इंस्ट्रक्शन उठाई, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने, हम बात कर रहे हैं 16 बिट के आर्किटेक्चर की, तो उसने 16 बिट की इंस्ट्रक्शन जो है अपने पास लोड करवा लिया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। उस इंस्ट्रक्शन को लिया, सीयू ने उसको डिकोड करवाया, डिकोड करवाने के बाद एएलयू को दिया, एएलयू ने उसका ऑपरेशन परफॉर्म किया और सीयू को रिटर्न कर दी वो इंस्ट्रक्शन। हमने देखा एक एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इस तरह से जो है वो चल रही होती है। अब एक डिफरेंस है जो हम सबको जो है वो समझ नहीं आ रहा होता मोस्टली कि भाई एक प्रोग्राम क्या है और एक सॉफ्टवेयर क्या है। प्रोग्राम मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि प्रोग्राम आपके पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो आप किसी न किसी मीडियम में अपने प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं। उस इंस्ट्रक्शन को जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूँ कि स्टैंड अप, सिट डाउन, ये क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको दे रही हूँ कि भाई ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें और फिर ये करें।
और हमने देखा था कि उसमें हमारा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन सेम होना चाहिए, मतलब हमारी लैंग्वेज सेम होनी चाहिए। अगर मैं किसी और लैंग्वेज में बोलूँ और आपको वो लैंग्वेज समझ ना आए तो हम दोनों का कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी प्रोग्राम के अंदर। तो आपको पता है ये जो प्रोग्राम है, जब आप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सोर्स कोड लिख रहे होते हैं तो वो आपके पास प्रोग्राम कहलाता है। तो ये सॉफ्टवेयर किस तरह से बनता है कि अगर भाई हम तो कहते हैं कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं और हम प्रोग्राम लिखें और हम एक सॉफ्टवेयर बना के और अपने दोस्त को दे दें कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर है वो मैंने बिल्ड किया है, तो वो किस तरह से जो है वो डेवलप किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब देखें, यह आपके पास एक सी का प्रोग्राम जो इससे पहले मैंने लिखा था, फर्स्ट कर लें ये प्रोग्राम है, एक सम का प्रोग्राम है जो 2 नंबर को लेगा, उसको ऐड करवाएगा और उसको प्रिंट करवा देगा। उसको 2 नंबर्स को एक प्रोग्राम लेगा और उसको क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा स्क्रीन पे। कोई भी 2 नंबर्स आप उसको इनपुट देंगे, जैसे 2 और 3 दिया तो उसने आपको रिटर्न दे दिया 5 और 6 दिया तो उसने आपको उसका सम रिटर्न कर दिया। कोई भी नंबर देंगे तो वो उसका सम रिटर्न करेगा। हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास ये उस चीज़ का प्रोग्राम है। अब ये जो प्रोग्राम है, आप इसको सी के प्रोग्राम को जो आप सेव करते हैं वो .c की एक्सटेंशन से करते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे आपने हेडर फाइल की एक्सटेंशन देखी थी .h, इसी तरह से जब आप सी के प्रोग्राम को सेव कर रहे होते हैं तो आपने .c की एक्सटेंशन से उसको सेव करना होता है। ये आपने एक सोर्स कोड लिखा अपने प्रोग्राम का, आपने उसको .c की एक्सटेंशन से सेव किया। अब जब आपने उसको सेव कर दिया तो उसके साथ क्या होगा, हम ऐसा क्या करें अपने प्रोग्राम के साथ कि वो एक सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हो जाए। तो आप क्या करेंगे, आपके सॉफ्टवेयर में सबसे पहले एक प्रोग्राम होता है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी प्री प्रोसेसर की। प्री प्रोसेसर क्या करेगा, आपके प्रोग्राम में जितनी भी हेडर फाइल्स हैं ना, जितनी भी ये हैश वाली चीज़ें हैं, वो आपके पास डेफिनेशन सेक्शन वाला हैश हो या कोई सा भी हैश हो, मोस्ट पॉपुलर हैश इंक्लूड, जितनी भी हैश वाली स्टेटमेंट्स होती हैं ये उसको क्या करवाता है, ये उसके ऊपर काम कर रहा होता है। सारी हैश के इंस्ट्रक्शन को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डील करेगा। क्या करेगा, हेडर फाइल्स को उठाकर किसके साथ, इसके इस वाले .c के प्रोग्राम के साथ मर्ज कर देगा और एक नई फाइल बिल्ड करेगा जिसका नाम होगा sum.i। खुद ही से उसको एक्सटेंशन देगा। इस एक्सटेंशन का मतलब है कि इस पे प्री प्रोसेसर अप्लाई हो चुका है, सही है, प्री प्रोसेसिंग इसकी हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, जितनी भी हैश वाली चीज़ें थी उसने यहाँ से हेडर फाइल से उसकी डेफिनेशन निकाल के इसमें डाल दी। अब जो सम आई वाली फाइल है उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हैश से स्टार्ट होती हुई, देखें इसमें हैश वाला फंक्शन लिखा हुआ था मैंने और इसमें नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है कि इस पर प्री प्रोसेसिंग अप्लाई हो गई। प्री प्रोसेसर के प्रोग्राम से आपने इसकी sum.i की फाइल बना दी। अब क्या करेंगे, आप इसको ट्रांसलेट करवाएंगे। कंपाइलर को दिया, कंपाइलर ने क्या किया, ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करने के बाद आपको पता है इसकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हम एक सोर्स फाइल को क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर ने इसकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट की। ऑब्जेक्ट फाइल लाजमी सी बात है, आपको पता है 0 और 1 की फॉर्म में होती है। ऑब्जेक्ट फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .obj। इससे पता चलता है ये वो फाइल है जो आपकी मशीन को समझ आ जाएगी, 0 1 की फॉर्म में होगी क्योंकि ये कंपाइलर ट्रांसलेशन के बाद जनरेट कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट फाइल के बाद भी एक छोटा सा प्रोसीजर होता है अगर आपने उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करना है। एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है लिंकर। लिंकर क्या करता है, बेसिकली आपकी ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर ना कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं समझ आ रही होती और उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, उसको लाइब्रेरी फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ले लें कि मैं एक इंग्लिश नॉवल जो है वो रीड कर रही हूँ और उसमें कुछ इस तरह के पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिनकी मुझे मीनिंग नहीं पता, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगी, डिक्शनरी चाहिए होगी ताकि मुझे उन पर्टिकुलर वर्ड्स के जो है वो मीनिंग समझ आ जाए। इसी तरह से इस वाली ऑब्जेक्ट फाइल को किसकी ज़रूरत है, एक लाइब्रेरी फाइल की ज़रूरत है ताकि इसको जो चीज़ें समझ नहीं आ रही वो उसको रीड कर सके। ये वाला काम कौन करेगा, इस ऑब्जेक्ट फाइल को लिंकर जो है लाइब्रेरी फाइल के साथ लिंक करवा देगा, तो हमारे पास एक न्यू फाइल जो है वो बन जाएगी जिसका नाम होगा sum.exe। sum.exe एक सी फाइल है जिसको आप सॉफ्टवेयर कह सकते हैं क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ये एग्जीक्यूटेबल, exe का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, एग्जीक्यूटेबल। ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल ही ऐसी फाइल होती है जो कि सॉफ्टवेयर कहलाती है। आप देखिएगा आप जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं वो सारे .exe पे एंड हो रहे होते हैं और वही वाली फाइल आप किसी से लेते हैं और अपने फाइल कोई भी सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमने एक सम का प्रोग्राम लिखा और उसका हमने एक सॉफ्टवेयर बिल्ड कर दिया कि भाई अब मैं किसी को भी अगर ये exe फाइल दूंगी
तो क्या अगर सिर्फ मैं किसी को एग्जीक्यूटेबल फाइल दूँ और कंपाइलर ना दूँ तो क्या ये फाइल उसके कंप्यूटर पे चल जाएगी? तो जी हाँ, बिल्कुल चल जाएगी, क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है और एग्जीक्यूटेबल फाइल को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर प्री प्रोसेसर की भी ज़रूरत पड़ेगी, लिंकर की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपके दोस्त को जो इस प्रोग्राम को सिर्फ रन करवा रहा है और दो चीज़ों को कैलकुलेट करवा रहा है, हम आगे चल के कैलकुलेटर भी बिल्ड करेंगे, तो आपको सिर्फ अपने दोस्त को क्या देना है, या अपने क्लाइंट को आपने सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल की एप्लीकेशन देनी है, यानी ये वाला सॉफ्टवेयर आपको बिल्ड करके देना है। इस वाली एक्सटेंशन के साथ जो फाइल आपके पास क्रिएट होगी बाय द हेल्प ऑफ लिंकर, वो वाली फाइल आपने देनी है अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, जो वो मांग रहा होता है। तो आपको पीछे वाली कोई भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ये वाली चीज़ जो EXE वाली फाइल है, ये आपके पास कहलाती है सॉफ्टवेयर, और एक सिंपल सी के IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के ऊपर जो आप चीज़ लिख रहे होते हैं, जो सोर्स कोड होता है, वो आपके पास क्या कहलाता है, प्रोग्राम। एंड प्रोग्राम आपको पता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। और आपने देखा ये जो प्रोग्राम है, जब ये बिल्ड हो जाता है पूरा सही, तो किस तरह से लोड होता है आपके कंप्यूटर में। आपने अपने दोस्त को दिया, उसने उसे सेव किया, उसने उसको हार्ड डिस्क में सेव किया। अब वो हार्ड डिस्क में सेव होने के बाद जब उसने इसको डबल क्लिक किया, वो ओरिजिनल प्रोग्राम हार्ड डिस्क में रिटेन रहेगा, सिर्फ उसकी कॉपी जाके रैम में चली जाएगी। रैम के बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ, जैसे मैंने आपको बताया, वो मेमोरी यूनिट में जाएगा। उस मेमोरी यूनिट में छोटे छोटे से रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स क्या करेंगे, रजिस्टर्स उसमें रजिस्टर्स में से एक रजिस्टर जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, वो एक एक करके इंस्ट्रक्शन उठाता जाएगा, कंट्रोल यूनिट को देता जाएगा, और वो डाटा को प्रोसेस करता चला जाएगा। डाटा को प्रोसेस करने के बाद कंट्रोल यूनिट ने उसको डिकोड किया था, और डिकोड करने के बाद ALU को दिया था, ALU ने उस पर प्रोसेसिंग अप्लाई किया और दोबारा से कंट्रोल यूनिट को दे दिया। ये सारा का सारा काम जो है एक आपके प्रोग्राम के साथ हो रहा होता है जब आप एक प्रोग्राम क्रिएट करके किसी को देते हैं, और ये सारा काम आपको करना पड़ता है एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर। आपने किसी को भी करके देना होता है ताकि वो आपका प्रोग्राम जो है वो अपने पास रन कर सके। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको आपको समझना बड़ा नेसेसरी था, और ये वाला क्वेश्चन प्रोग्राम के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, और आपको समझ भी आना चाहिए कि भाई एक सॉफ्टवेयर किस तरह से डेवलप किया जाता है सी के अंदर। आपने देखा .c पे आपने एक प्रोग्राम लिखा, .c की एक्सटेंशन के साथ आपने अपने प्रोग्राम को सेव किया, वो सम का प्रोग्राम है, ऐड का प्रोग्राम हो, किसी का भी प्रोग्राम हो, आपने उसे सेव किया। सेव करने के बाद आपने प्री प्रोसेसर जो आपका सॉफ्टवेयर था उसके थ्रू आपने क्या किया, हेडर फाइल्स को इसके साथ क्या कर दिया, मिक्स करवा दिया। अब हेडर फाइल्स जो थी वो हट जाएंगी, उसकी जो डेफिनेशन थी वो इसमें इस वाले प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएंगी, और ये प्री प्रोसेसर जो फाइल बन के आती है वो है sum.i। इसके बाद आपने इसको ट्रांसलेशन के लिए आगे भेजा, कंपाइलर ने इसको ट्रांसलेट किया, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हुई। ऑब्जेक्ट फाइल वो फाइल जो 01 की फॉर्म में हो और किसको समझ आ जाए, आपके सिस्टम को समझ आ जाए। लेकिन ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर भी हमने देखा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ नहीं आ रही होती, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी थी लाइब्रेरी फ़ाइल की, ताकि लाइब्रेरी फ़ाइल जो है वो हेल्प करती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कि वो आपके इस प्रोग्राम में जो चीज़ें लिखी हुई हैं और जो उसको समझ नहीं आ रही वो उसको समझ सके। तो आपने उसको उसके साथ क्या किया, कंबाइन किया बाय द हेल्प ऑफ लिंकर। लिंकर ने एक फ़ाइल जनरेट की, कौन सी, sum.exe के नाम से उसने एक फ़ाइल क्रिएट की। और ये फ़ाइल कौन सी थी, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल थी, एक ऐसी फ़ाइल थी जिसको आप सॉफ्टवेयर बोलते हैं और जो हर कंप्यूटर पे इजीली रन हो जाएगी। अब आप नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे हम वो ये डिस्कस करेंगे कि एक प्रोग्राम के जो बेसिक फंडामेंटल्स, हमने कहा कि आप सी प्रोग्रामिंग में सारे के सारे फंडामेंटल्स जो है वो कवर करेंगे, तो उन फंडामेंटल्स को हम लाइन से डिस्कस करते जाएंगे सिक्वेंशियली, ताकि जो है आप क्या करें, ताकि आप उस प्रोग्राम के फंडामेंटल्स अच्छे से सीख सकें, उनको समझ सकें कि प्रोग्राम के बेसिक फंडामेंटल्स कौन से हैं। आपको पता है एक वेरिएबल जो होता है उसको नाम भी दिया जाता है, जैसे मैंने एक वेरिएबल जो लास्ट प्रोग्राम में क्रिएट किया था उसका नाम A दिया था, B दिया था, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।